हेलो एवरीवन, दिस इज़ दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फिफ्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है एक्सेप्टेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि है प्रपोजल, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। हमने वो किया। आज हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जो कि है एक्सेप्टेंस। सो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा? हमने स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखा, जिसमें हमने ये देखा कि ये सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, एवरीथिंग हमने ये देखा। इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन क्लॉज की सारी डेफिनेशंस देखी। सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर आपकी डेफिनेशंस दी गई हैं और ये डेफिनेशंस क्या हैं? ये डेफिनेशंस उन टर्म्स को डिफाइन किया गया है जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज हुए हैं। तो वो टर्म्स जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज हुई हैं, वो डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है। वो सारे टर्म्स क्लॉज ए से लेके क्लॉज जे तक सारे टर्म्स डिफाइंड हैं। ऑल राइट, तो ये हमने डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशंस देखने के पहले हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि हिस्ट्री क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ड्राफ्ट किसने बनाया था, कब बनाया था, एटसेट्रा। ऑल राइट, इसके बाद हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि था प्रपोजल का टॉपिक। प्रपोजल का टॉपिक क्या है? प्रपोजल, व्हाट इज प्रपोजल? सो सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रपोजल इज गिवन। हमने देखा 2 क्लॉज ए क्या बोलता है। इसके बाद एक प्रपोजल के एक प्रपोजल के क्या क्या फीचर्स हैं हमने वो देखे। प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए, प्रपोजल किस तरीके का होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें हमने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी देखा कि प्रपोजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे थे। उन केसेस में जहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, तो वो सारे केसेस हमने देखे, जैसे कि बैल्फो वर्सेस बैल्फोर एक केस था, मेरिट वर्सेस मेरिट था। इसके बाद डोमेस्टिक, ये तो था डोमेस्टिक रिलेशंस में। इसके बाद थे सोशल अरेंजमेंट्स, इसके बाद थे प्रोफेशनल एंड कमर्शियल अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली इन सब अरेंजमेंट्स में, इन सब अग्रीमेंट्स में जहाँ पे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस इट इज स्पेसिफिकली गिवन। All right, unless the intention is clear from the facts and circumstances of the case, until then we cannot presume any intention to create legal relationship. All right, तो ये तो था intention to create legal relationship। इसके बाद हमने पढ़ा invitation to offer, इन्विटेशन टू प्रपोजल। इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या होता है? इन्विटेशन टू प्रपोजल प्रपोजल से अलग होता है। एक होता है प्रपोजल, एक होता है इन्विटेशन टू प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल होता है जब आप अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करते हो। कौन सी विलिंगनेस? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और आपका इंटेंशन, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन जिसे आप प्रपोजल दे रहे हो। ठीक है, तो ये तो होता है प्रपोजल। बट इन्विटेशन टू प्रपोजल क्या होता है? ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट में हमने देखा कि जब भी आप कोई विलिंगनेस सिग्निफाई नहीं कर रहे हो, रादर आप सिर्फ चूज कर रहे हो। When you are just inviting some person, you are just inviting someone to make the proposal। जब आप प्रपोजल नहीं कर रहे हो बट म्योरली कुछ इंफॉर्मेशन देके किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो सो दैट द पर्सन कैन मेक द प्रपोजल टू यू।
तो वो होता है इनविटेशन टू प्रपोजल। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे ऑक्शन का एग्जांपल है, जैसे कि आप किसी शॉपिंग मार्ट में जाते हो लाइक रिलायंस फ्रेश या फिर डी मार्ट है, या फिर आप किसी भी मेडिसिन शॉप पे जाते हो जहाँ पे ऑल दी मेडिसिन आर डिस्प्लेड। तो बेसिकली ऐसी चीज़, ऐसा कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप जा रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले पे है, या फिर आपको कोई कैटलॉग या मेन्यू कार्ड मिल रहा है जिसमें सारे आइटम्स जो भी हैं वो लिखे हुए हैं अलॉन्ग विद द प्राइजेस, और आप उसमें से डिसाइड करके कुछ पिक कर रहे हो। अनपिक करने से मेरा मतलब है यू आर मेकिंग द प्रपोजल। तो वो जो मेन्यू कार्ड, वो जो कैटलॉग है, वो क्या होगा? वो होगा इन्विटेशन टू प्रपोजल। इन्विटेशन टू प्रपोजल, तो हमने ये देखा था। इसके बाद हमने देखे काइंड्स ऑफ प्रपोजल। अब काइंड्स ऑफ प्रपोजल क्या होते हैं, कौन से काइंड्स ऑफ प्रपोजल होते हैं, कि सबसे पहले हमने देखा था, पहला होता है एक्सप्रेस प्रपोजल। जब आप कोई चीज़ एक्सप्रेसली बोल रहे हो, लिख रहे हो, वो होता है एक्सप्रेस प्रपोजल। एक होता है इम्प्लाइड प्रपोजल। इम्प्लाइड प्रपोजल क्या होता है? इम्प्लाइड प्रपोजल होता है जब आप अपने कंडक्ट के थ्रू प्रपोजल दे रहे हो। आप ना लिख रहे हो ना बोल रहे हो, बट आप किसी जेस्चर से या अपने कंडक्ट के थ्रू ये दिखा रहे हो कि आप प्रपोजल कर रहे हो। वो होता है इम्प्लाइड प्रपोजल विदाउट एनी एक्सप्रेस वर्ड्स, ईदर स्पोकन और रिटन। वो होता है इम्प्लाइड प्रपोजल। इम्प्लाइड प्रपोजल के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजल क्या था? जनरल प्रपोजल, जिसमें हमने कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाले केस लॉज पढ़े थे। वो था हमारा जनरल प्रपोजल। जनरल प्रपोजल का मतलब क्या होता है? अ प्रपोजल विच इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को प्रपोजल नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल प्रपोजल कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन उसे परफॉर्म करके उसे एक्सेप्ट कर सकता है, वो होता है जनरल प्रपोजल। और इसमें कौन से केस लॉज हमने किए थे? हमने किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त और कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसके बाद हमने किया था स्पेसिफिक प्रपोजल। स्पेसिफिक प्रपोजल जनरल प्रपोजल का ऑपोजिट। जब आप प्रपोजल करते हो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, तो वो होता है स्पेसिफिक प्रपोजल। ऑल राइट, इसके बाद हमने किया था काउंटर प्रपोजल एंड क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल क्या होता है? जब सेम पार्टीज सेम टाइम पे, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टर्म्स पे साइमल्टेनियसली, ऑल राइट, सेम टाइम पे अगर वो प्रपोजल करती हैं, वो होता है क्रॉस प्रपोजल। देयर प्रपोजल्स क्रॉस ईच अदर, तो वो होता है क्रॉस प्रपोजल। एक होता है काउंटर प्रपोजल, कि जब आपको किसी ने प्रपोजल किया है तो आप एक्सेप्टेंस देने की जगह आप भी एक प्रपोजल कर देते हो, या फिर उसके प्रपोजल के टर्म्स को मॉडिफाई करते हो, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है, वो काउंटर प्रपोजल माना जाता है। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट काइंड ऑफ प्रपोजल या ऑफर जो हमारा था, वो था स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग प्रपोजल। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? कोई ऐसा ऑफर विच रिमेन्स वैलिड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो होता है स्टैंडिंग ऑफर। विच रिमेन्स स्टैंडिंग, विच रिमेन्स ओपन, विच रिमेन्स वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है स्टैंडिंग ऑफर। ऑल राइट, तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ प्रपोजल, और यहाँ पे हमने हमारा प्रपोजल का टॉपिक कंप्लीट किया था। यहाँ पे हमने हमारा प्रपोजल का टॉपिक कंप्लीट किया था। ये था एक क्विक रिकैप। सी, मैं आपको एक क्विक रिकैप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब हम एक कंप्लीटली नए टॉपिक पे जाएंगे आज के लेक्चर में, तो थोड़ा सा एक रिकैप जरूरी है आपके लिए। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है एक्सेप्टेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस से। So we are talking about acceptance. We are talking about acceptance. So acceptance का मतलब होता है नॉर्मल टर्म्स में giving your assent, giving your असेंट। एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जिसमें क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस मीन्स व्हेन द
person to whom the proposal is made. The person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Signifies his assent thereto. He is said to accept the proposal. और इसके बाद क्या लिखा है? A proposal which is accepted becomes a promise. ऑल राइट, तो ये चीज, ये है पूरा का पूरा सेक्शन 2B. सी अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें लिख के बता रही हूँ ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेफिनेशन उसमें मेंशन करनी ही पड़ेगी. आप अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट ही एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन से करोगे. आपका एक्सेप्टेंस का सपोज अगर वो पूछते हैं एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि दैट इज द प्रॉपर वे, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन आंसर. आप डायरेक्टली एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस से नहीं स्टार्ट करोगे. पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ओपनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सेक्शन 2B क्या कहता है वो बताना पड़ेगा. एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स पे जाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में ही एक्सेप्टेंस होता क्या है. तो सबसे पहले आपको 2B से स्टार्ट करना पड़ेगा. और 2B क्या कहता है कि जब भी द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, मैं इसमें भी सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूं. सिग्निफाइज, यहां पे भी सिग्निफाइज का क्या मतलब है? कम्युनिकेट्स हिज असेंट thereto, very important word, thereto. He is said to have accept the proposal. A proposal which is accepted becomes a promise. मैंने आपको बताया था कि एक बार और एक रिवाइज कर लेते हैं हम. सबसे पहले होता है प्रपोजल. प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है. एक्सेप्टेंस जब हो जाता है प्रपोजल का तो वो प्रॉमिस बन जाता है. प्रॉमिस के अंदर जब हम कंसीडरेशन ऐड करते हैं तो वो एक अग्रीमेंट बनता है. उस अग्रीमेंट को जब हम लीगली एनफोर्स करते हैं तो वो बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट. प्रपोजल 2 क्लॉज A के अंदर दिया है, एक्सेप्टेंस 2 क्लॉज B के अंदर दिया है, प्रॉमिस भी अभी हमने देखा 2 क्लॉज B के अंदर ही दिया है, कंसीडरेशन 2 क्लॉज D के अंदर दिया है, अग्रीमेंट 2 क्लॉज E के अंदर दिया है, लीगल एनफोर्सिएबिलिटी का कोई सेक्शन नहीं है, देन 2 क्लॉज H के अंदर फाइनली आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया है. ऑल राइट, तो ये करेक्ट वे है याद करने का. आपको इसको इसी तरीके से याद करना है. प्रपोजल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज से हमने स्टार्ट किया है एक्सेप्टेंस. ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस. ऑल राइट, और इसकी डेफिनेशन ये लिखी है मैंने. तो जब भी जिस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं आपको. ए ने बी को एक ऑफर किया था कार का एट 1 लाख रुपीज. बी ने अग्री कर लिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया. कार एट 1 लाख रुपीज, ये था प्रपोजल.
ये क्या है? एक्सेप्टेंस। कैसे? अब इस पे हम इस एग्जाम्पल पे सेक्शन 2 भी लगा के देखते हैं। व्हेन द पर्सन, क्या लिखा है मैंने? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, टू whom द प्रपोजल इज मेड, बी। प्रपोजल किसको किया गया है? प्रपोजल बी को किया गया है। जब वो पर्सन जिसे प्रपोजल किया गया है, ही सिग्निफाइज हिज असेंट। असेंट का मतलब है यहां पे ही कंफर्म्स, ही अप्रूव्स, ही एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। और वो भी कैसे? सिग्निफाई करके, कम्युनिकेट करके। तो यहां पे बी ने ए को कम्युनिकेट किया है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर ऑफ कार एट 1 लाख रुपीज। तो जब बी, जिसे प्रपोजल किया गया है, अपनी असेंट, अपनी एक्सेप्टेंस ए को सिग्निफाई करता है, ऑलराइट, तो ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और जब बी ने ए के ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। और यही चीज सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर लिखी है। और यही होता है एक्सेप्टेंस, यही होता है एक्सेप्टेंस। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का क्या मतलब है? कि इट इज मैंडेटरी कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है। सेम सिग्निफाइज वर्ड जो है वो 2 क्लॉज ए प्रपोजल की डेफिनेशन में भी यूज हुआ था। तो उसमें भी बहुत जरूरी था, क्या आप किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा बिना मेरे उसे वो प्रपोजल कम्युनिकेट किए? जब तक मैं किसी पर्सन को अपना प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं कर देती, तब तक क्या मैं ये इंटेंशन रख सकती हूँ कि मुझे उसकी एक्सेप्टेंस या असेंट मिलेगी? नो। इन द सेम वे, आपके पास कोई ऑफर आया, आपने उस ऑफर को अपने मन में, अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया, बट आगे कम्युनिकेट नहीं किया, तो क्या आप उस प्रपोजर को, जिसने आपको प्रपोजल किया है, उसे बाउंड कर सकते हो परफॉर्म करने के लिए जो भी उसने प्रपोजल में लिखा है? नहीं, क्योंकि उसे कैसे पता कि उसे परफॉर्म करना है या नहीं करना है? उसे कैसे पता कि आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? तो जब भी आप एक्सेप्टेंस करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट दैट एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर कोई एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की जाती है, तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड इट विल नॉट टर्न इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, दूसरी, हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है देयर टू, लेकिन उस पे हम नोट्स के साथ साथ ही आएंगे। पहले हम नोट्स में देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, नोट्स रीड करेंगे हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस, हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। और इसमें क्या लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज बी, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का यहां पे मतलब है कम्युनिकेट्स, सिग्निफाइज हिज असेंट thereto, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। जब वो ये सिग्निफाई कर देता है, अपनी असेंट, अपनी एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई कर देता है, तब माना जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। तब क्या माना जाता है? कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। ऑलराइट, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। और जब कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है, किसी प्रपोजल को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो ये है सेक्शन 2 क्लॉज बी। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया है कि एक्सेप्टेंस क्या होती है विद एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, आगे पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर इट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि जब तक कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। फिर उसमें जब तक कंसिडरेशन ऐड नहीं होगी तो वो अग्रीमेंट नहीं बनेगा। जो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होगा वही तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो बेसिकली एक प्रपोजल को, जो कि फर्स्ट स्टेज है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट जो कि लास्ट स्टेज है, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? वो है एक्सेप्टेंस।
सबसे पहली चीज जो एक प्रपोजल से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है वो है एक्सेप्टेंस. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट. After the offer has been accepted, it becomes a promise which, if other conditions of a valid contract are satisfied, it binds both the parties to the contract. It binds both the parties to the contract. मैंने यही बताया आपको. एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस बनने के बाद अगर बाकी की सारी कंडीशंस जैसे कि कंसिडरेशन, लीगल एनफोर्सेबिलिटी एटसेट्रा, बाकी की सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ऑल राइट. In the case of Harvey versus Facey, in the case of Harvey versus Facey, अब मैं आपको पहले हार्वी वर्सेस फेसी समझा देती हूँ कि क्या था. लेट्स अंडरस्टैंड. केस का नाम है हार्वी वर्सेस फेसी, और इसको बम्पर हॉल पेन केस भी बोला जाता है. ऑल राइट, बम्पर हॉल पेन केस भी बोला जाता है इसको. तो एक पर्सन था हार्वी और दूसरा पर्सन था फेसी. हार्वी ने फेसी को एक ऑफर किया जिसमें उसने बोला कि मैं दैट सी दिस इज हार्वी वर्सेस फेसी, जिसमें उसने हार्वी ने फेसी को बोला कि विल यू सेल द बम्पर हॉल पेन. हार्वी ने फेसी को बोला कि क्या तुम अपना, अब बम्पर हॉल पेन मतलब क्या है, मतलब इट इज अ लैंड, क्या तुम अपना लैंड या प्रॉपर्टी मुझे सेल करोगे? एंड इफ यस देन प्लीज reply with the lowest price. कम से कम कितना प्राइस पे तुम अपना वो सेल कर रहे हो बम्पर हॉल पेन, प्लीज मुझे बताओ. फेसी ने हार्वी के मैसेज का रिप्लाई किया और उसमें उसने बोला कि द लोएस्ट प्राइस इज £900. तब हार्वी ने बोला ओके, आई एम ओके विथ £900. ठीक है, ये है पूरे फैक्ट्स ऑफ द केस. अब क्या हार्वी फेसी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड कर सकता है? नहीं कर सकता है. वाई? बिकॉज हार्वी ने फेसी को ऑफर किया है. क्या फेसी ने हार्वी का ऑफर एक्सेप्ट किया है? नो. सो इन दिस केस इट वॉज दिस, ये जो है दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है. इट इज मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है कि यार इसका लोएस्ट प्राइस जो है वो £900 है. इसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया है या नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है. उसने सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताया है विच इज अ मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेंस इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. और क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है. तो किसी भी बेसिस पे हार्वी फेसी को बाउंड नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि फेसी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है. फेसी हैज जस्ट सप्लाइड विथ अ मियर इंफॉर्मेशन. देयर इज नो एक्सेप्टेंस. ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे हम.
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मैंने ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, हम एक एक करके इसको पहले समझेंगे कि ये क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट बिना नोट्स में जाए, बिना नोट्स में घुसे, सबसे पहले मैं ये सारे 4 के 4 पॉइंट्स आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, उसके बाद हम नोट्स में केस लॉस को रेफर करेंगे। पहले हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल राइट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हम देख रहे हैं essentials of a valid acceptance। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट है वो है it must be communicated। इसका कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो। सबसे पहला रीज़न क्या है कि जो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज बी, उसी के अंदर ये चीज़ एक्सप्रेसली लिखी गई है कि एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी सिग्निफाइड। ठीक है, सेक्शन 2B एक्सप्रेसली मेंशंस कि एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कॉमन सेंस पे भी ये चीज़ सोच के देखोगे, क्या आप किसी को परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर सकते हो जब तक आपने उसे अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं कम्युनिकेट की है? नो। जैसे कि प्रपोजर के लिए इंपॉर्टेंट था अपना प्रपोजल कम्युनिकेट करना, ठीक वैसे ही एक्सेप्टर के लिए ज़रूरी है अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना, और उसके बाद ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ऑल राइट, क्योंकि जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। तो एक्सेप्ट कब होगा? जब आप एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपनी एक्सेप्टेंस को बता रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको लिख के या बोल के बताना है, आप इम्प्लाइडली भी बता सकते हो। आप अपने कंडक्ट के थ्रू, आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, या फिर कुछ कंसिडरेशन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इम्प्लाइडली इसका मतलब क्या है? दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको एक्सप्रेसली ही एक्सेप्ट करो, आप इम्प्लाइडली भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बट इन सम और द अदर वे, ईदर एक्सप्रेसली or impliedly, in some or the other way, the acceptance has to be communicated. The acceptance has to be communicated. चाहे ऐसे चाहे वैसे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी और तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई एक्सेप्टेंस ड्यूली कम्युनिकेट नहीं होती है तो इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। It cannot be converted into a valid contract। ठीक है, तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट बी absolute and unqualified, absolute and unqualified। तो सेक्शन नंबर 7 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि वो एक्सेप्टेंस जो अनक्वालिफाइड या फिर एब्सोल्यूट नहीं है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होगी? एक वैलिड एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस होगी जो एब्सोल्यूट भी है और अनक्वालिफाइड भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल, होल। इसका मतलब है कि जो भी आपको प्रपोजल हुआ है आपको
वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना है, एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आधा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, आधा प्रपोजल एक्सेप्ट मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे इसमें से सही लग रहा है मैं सिर्फ वो एक्सेप्ट करूंगी, अदरवाइज आई डोंट, बाकी का जितना भी है आई विल नॉट एक्सेप्ट। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब है एंटायरली, कंप्लीटली, होली। और इसमें आपको क्या करना होता है, इसको टोटली बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे का वैसा, पूरा का पूरा आपको एक्सेप्ट करना है। और अनक्वालिफाइड का यहां पे मतलब होता है नो एडिशनल कंडीशन। आपको अपनी एक्सेप्टेंस में सेम वही के वही प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है जो आपको किया गया है। आप प्रपोजल में चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप उसके टर्म्स चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसकी कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2B के अंदर जिसमें एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है उसमें जो दूसरा कीवर्ड है वो है देयर टू। देयर टू का मतलब है एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली द सेम। देयर टू का मतलब है जो प्रपोजल है एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है। आप उसके टर्म्स नहीं चेंज कर सकते, आप उसकी कंडीशंस नहीं चेंज कर सकते, आप उसे काट नहीं सकते, आप उसको आधा एक्सेप्ट आधा रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको उसको पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम, विदाउट एनी चेंज, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, आप अगर उसे वैलिडली एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है जैसा आपको प्रपोजल किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने कल यही पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब आप किसी को प्रपोजल करते हो और वो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस के बजाय आपको सामने से कोई प्रपोजल ही करता है या फिर आपके प्रपोजल में कोई टर्म्स कंडीशंस चेंज कर देता है या एडिशनल टर्म्स कंडीशन ऐड कर देता है, इन शॉर्ट कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर प्रपोजल में करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो काउंटर प्रपोजल हो जाता है। इसीलिए बोला गया है एक वैलिड एक्सेप्टेंस वही एक्सेप्टेंस होगी जब आप प्रपोजल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप एज इट इज एग्जैक्टली द सेम, वो ही प्रपोजल जो आपको किया गया है आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे। सिर्फ तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अदरवाइज अगर आप प्रपोजल के अंदर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन, प्रपोजल के अंदर किसी भी तरीके का चेंज करते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो एक काउंटर प्रपोजल होगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो एक काउंटर प्रपोजल होगा। ठीक है, तो इसीलिए एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और ये ही बात जो है सेक्शन 7 के अंदर की गई है जो एग्जैक्टली अभी हम करेंगे, अभी हम देखेंगे आगे नोट्स में सेक्शन 7 दिया है तो उसको मैं आपको क्लॉज बाय क्लॉज समझाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। और ये जो रूल है इसे बोला जाता है मिरर रूल। इसे मिरर रूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि मिरर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हम खुद को देखते हैं तो क्या मिरर अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमारी इमेज को मॉडिफाई करता है और फिर हमारे सामने प्रेजेंट करता है? नहीं। आज अगर मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी तो मिरर मेरी कैसी इमेज रिफ्लेक्ट करेगा? एग्जैक्टली द सेम। जैसे कि जब मैं मिरर के सामने या कोई ए पर्सन मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर उसकी एग्जैक्टली द सेम इमेज रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही
जो प्रपोजल होता है आपको एज इट इज एग्जैक्टली द सेम प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होता है, इसीलिए इसे एक मिरर से कंपेयर किया गया है। जो एग्जैक्टनेस एक एक्चुअल फिगर और एक मिरर रिफ्लेक्टेड इमेज की होती है, जो एग्जैक्टनेस वही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की भी होनी चाहिए, वही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की भी होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको मिरर रूल का नाम दिया गया है। ऑलराइट, अब इसमें केस लॉ भी है बट वो अभी हम देखेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ पॉइंट समझा रही हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड के बाद क्या पॉइंट है। इट शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, how the acceptance can be made, acceptance आपको कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक ऑफर किया था और वो ऑफर इसने सपोज लेटर पोस्ट करके किया था, एक लेटर था जिसमें उसने अपना ऑफर लिखा और उसको पोस्ट कर दिया, और उस लेटर में उसने ये भी लिखा था कि तुम अपनी एक्सेप्टेंस भी पोस्ट के थ्रू ही देना। ठीक है, इसने इस लेटर में लिखा था कि प्लीज गिव योर एक्सेप्टेंस बाय पोस्टिंग अ लेटर ओनली। तो उसने क्या किया है, बी को प्रिस्क्राइब कर दिया है कि भाई तुम्हें एक्सेप्टेंस इसी मैनर में देनी है, इसी तरीके से देनी है, तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करके ही देनी है और किसी तरीके से नहीं देनी। अब यहाँ पे B इज ड्यूटी बाउंड टू गिव द एक्सेप्टेंस बाय पोस्टिंग अ लेटर ओनली। अब यहाँ पे क्या B टेलीफोन करके अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजर ने ये चीज एक्सप्रेसली प्रिस्क्राइब कर दी है कि हाउ द एक्सेप्टेंस हैज टू बी गिवन। बट अगर यहाँ पे ए ने कुछ भी नहीं लिखा होता उस ऑफर लेटर के अंदर, उसने बस अपना लेटर दे दिया, ऑफर था उसमें लिखा हुआ, अब बी का डिस्क्रिशन है कि वो कैसे भी एक्सेप्टेंस दे सकता है इन एनी मैनर, बट वो मैनर रीजनेबल होना चाहिए। वो मैनर क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल एज इन, अब अगर इसने लेटर पोस्ट करके किया है तो ये भी लेटर ही पोस्ट करके करेगा। ठीक है, तो वो मैनर क्या होना चाहिए? अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको एग्जैक्टली उसी मैनर में करना है जो ऑफरर ने, प्रपोजर ने आपको बोला है। अगर प्रपोजर ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो फिर आपको रीजनेबल मैनर में करना है, कि जो भी एक रीजनेबल मैनर है आप उसको यूज कर लो, अनरीजनेबलनेस नहीं दिखानी है आपको। जो भी एक रीजनेबल मैनर है आप उसको लेके उसके थ्रू अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हो। ऑलराइट, तो दो सिचुएशंस हो सकती है, व्हेन द प्रपोजर has prescribed and the proposer has not prescribed। अगर प्रपोजर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आपको सेम मैनर में करना है, और अगर आपने सेम मैनर में किया है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। बट कई बार ऐसे भी होता है कि आप सेम मैनर में नहीं करते हो, तब क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? यस, तभी भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसी मैनर में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस जो प्रिस्क्राइब की गई है, और अगर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो वो रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। रीजनेबल क्या है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबल कौन सा मैनर है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। किसी केस के अंदर रीजनेबल टेलीफोन से एक्सेप्ट करना होगा, या फिर किसी केस के अंदर एक्सेप्टेंस देना पॉसिबल होगा पोस्ट के थ्रू। तो इट डिपेंड्स फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे,
फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि रीजनेबल मैनर क्या होगा। बट अगर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है तो उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करके आपको एक्सेप्टेंस उसी मैनर में देनी है जो रीजनेबल है एज पर दोज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ऑल राइट, सो ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है? इट मस्ट बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। मतलब आपको विद इन द टाइम लिमिट आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग का क्या मतलब है? जब तक वो ऑफर वैलिड है आपको अपनी एक्सेप्टेंस तब तक देनी है। अगर मॉल में लिखा है कि मैक्स फैशन के अंदर फ्लैट 50% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है बट डिस्काउंट इज वैलिड ओनली अप टू 15th Jan, तो आप वहां पे सिर्फ 15th January तक जाके ही शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप 16th January को जाते हो तो क्या आपको ऑफर मिलेगा? क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑफर उस टाइम पे खत्म हो चुका है। इट इज नॉट सबसिस्टिंग। सबसिस्टिंग का क्या मतलब होता है? सबसिस्टिंग का मतलब होता है वैलिड, लाइव, सबसिस्टिंग, ओपन, इट इज स्टिल देयर। तो जब वो ऑफर ही खत्म हो चुका है, क्या उस ऑफर के लैप्स होने के बाद आप उसकी एक्सेप्टेंस दे सकते हो? नहीं। अगर उस ऑफर के अंदर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तब तो आपको उसी सेम टाइम पे करना है। बट अगर उस ऑफर में कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो फिर आपको रीजनेबल टाइम के अंदर करना है। अगर उसमें लिखा है कि आपको अपना एक्सेप्टेंस 1 वीक के अंदर अंदर देना है तो आप 7 डेज के अंदर अंदर अपना एक्सेप्टेंस दोगे। आप 10वें दिन अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 डेज के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस देना है, ये वहां पे लिखा है एग्जैक्टली, वहां पे क्लियरली ये प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब 8th डे होते ही वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो आप अगर 10th डे पे अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो तब तक तो ऑफर आपका लैप्स हो चुका है, उसको आप बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा है ऑफर के अंदर तो आप एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ये बोल रहे हो नहीं आपने टाइम लिमिट तो लिखी ही नहीं थी तो मैं 3 साल के बाद एक्सेप्ट करूंगा। नो, ऐसा नहीं होता। इट शुड बी मेड। क्या एक ऑफर को 3 साल बाद अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या ये एक रीजनेबल चीज है? नो, इट इज अनरीजनेबल। तो अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको उसी सेम प्रिस्क्राइब्ड टाइम के विद इन एक्सेप्ट करना है। अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो आपको रीजनेबल टाइम के विद इन एक्सेप्ट करना है। ये है कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने अभी देखे ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी देखे। अब एक बार नोट्स पे चलते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है इनके बारे में। लेट्स जस्ट सी। ओके, कम्युनिकेशन। अच्छा, अब एक बहुत ही इजी सी चीज है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपको पढ़ के उतना अच्छे से समझ नहीं आएगी जितना मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बहुत ही टेक्निकल सा चीज है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये तो आपने बोल दिया कि एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड, उसका सिग्निफाई होना, उसका कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। बट वो कम्युनिकेट हो चुका है ये कैसे पता लगेगा हमें? वो कम्युनिकेट कब माना जाएगा कि हाँ नाउ द एक्सेप्टेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड? ओके, कम्युनिकेट होते ही ऑफरर और ऑफरी, प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों बाउंड हो जाएंगे। तो वो कब बाउंड होंगे ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा सेक्शन 4 के रूल्स से। सेक्शन 4 के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के रूल्स दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। पहले मैं उससे पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ड्रॉ कर देती हूँ और उस एग्जाम्पल के अंदर ही मैं आपको समझाऊंगी कि किसका एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ है। ए ने बी को 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 के दिन ए ने बी को एक लेटर ऑफ ऑफर लिखा, अपना प्रपोजल एक लेटर के फॉर्म में लिखा। ये लेटर 1 तारीख को ए ने सेंड किया था बी को। ये
3 तारीख को 3 जनवरी 2023 बी को रिसीव हुआ। 3 तारीख को बी को ये लेटर रिसीव हुआ, बी ने ये लेटर पढ़ा, बी ने ए का प्रपोजल पढ़ा और बी ने अपना माइंड बना लिया। तो 5 जनवरी 2023 को बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को भेजा। कब भेजा? 5 जनवरी 2023 को। और ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जनवरी 2023 को ए के पास रिसीव हुआ। ठीक है, 1 तारीख को ए ने अपना ऑफर एक लेटर में लिख के बी को भेजा, जो 3 तारीख को बी को रिसीव हुआ। 5 तारीख को बी ने उस ऑफर का एक्सेप्टेंस एक लेटर फॉर्म में लिख के पोस्ट किया है ए को, जो 7 जनवरी 2023 को ए को रिसीव हो गया है। ये तो है आपका एग्जाम्पल। अब इसके अंदर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी वो हम देखते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 होती हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यहां पे एज अगेंस्ट का क्या मतलब है कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर का क्या मतलब है कि प्रपोजर कब एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा, कि कब माना जाएगा कि प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का क्या मतलब है कि एक्सेप्टर कब बाउंड माना जाएगा अपनी खुद की एक्सेप्टेंस से, कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग कब वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। एज अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब है किस दिन प्रपोजर बाउंड होगा एक्सेप्टेंस से, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब है किस दिन एक्सेप्टर खुद अपनी एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा। As per section 4, acceptance, the communication of acceptance as against the proposer is complete on that day on which the letter of acceptance is put in the course of ट्रांसमिशन। यहां कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? जो भी आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। यहां पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये लेटर पोस्ट करके कर रहे हैं, तो जब बी अपना लेटर पोस्ट के लिए डालता है उस दिन जो है प्रपोजर बाउंड हो जाएगा। उस दिन माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट। तो ये किस दिन है? 5 जनवरी 2023 वो दिन है जिस दिन एक्सेप्टर ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट बॉक्स के अंदर डाला है। उस दिन पे एज पर सेक्शन 4 ये माना जाएगा कि प्रपोजर ए बाउंड हो चुका है। ठीक है, अभी तो ये ए को रिसीव भी नहीं हुआ है, 5 को तो सिर्फ सेंड ही हुआ है, और सेंड होते ही वहां से जैसे ही वो बी के कंट्रोल से बाहर हुआ, बी ने अपनी तरफ से जो करना था पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही वो लेटर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में गया, मतलब बी के कंट्रोल से बाहर हो गया, उसी दिन वही उसी समय माना जाएगा कि वहां पे ए जो है वो बाउंड हो चुका है। ए जो है वो बाउंड हो चुका है, इवन दो वो ए के नॉलेज में अभी तक आया भी नहीं है, बट एज पर दी रूल्स ए उसी दिन बाउंड हो जाएगा जिस दिन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में हमने हमारा एक्सेप्टेंस डाल दिया है। ठीक है, तो ये तो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट
on that day on which the acceptance comes to the knowledge of the proposer. The acceptance comes to the knowledge of proposer. अब जिस दिन ये आपका जो एक्सेप्टेंस है ये प्रपोजर को नॉलेज में आ जाएगा, उस दिन माना जाएगा कि एक्सेप्टर अपनी खुद की एक्सेप्टेंस से बाउंड हो चुका है। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। यहां प्रपोजर कौन है? ए। तो एक्सेप्टेंस की नॉलेज प्रपोजर को ए को कब हो रही है? जिस दिन वो उसको रिसीव हो रहा है, मतलब 7th of January 2023। इस दिन माना जाएगा कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ऑल राइट, तो ये है कम्युनिकेशन का रूल। ओके, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की जब बात आती है तो देयर आर 2 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होते हैं इंस्टेंटेनियस रूल, जिसको हम इंटरप्रेजेंटस भी बोलते हैं। जब दोनों पार्टीज द प्रपोजर एंड द एक्सेप्टर दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इंस्टेंट एक्सेप्टेंस दी जाती है। जैसे टेलीफोन, अब फोन पे भले ही वो एक दूसरे के फिजिकली सामने नहीं है, बट फोन पे तो मतलब एक दूसरे के सामने है। तो अभी फोन पे अगर किसी प्रपोजर ने अपना ऑफर दिया तो इमीडिएटली एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो इंस्टेंट एक्सेप्टेंस होगी। वहीं अगर पोस्टल रूल के थ्रू होती है, दूसरा रूल है पोस्टल रूल, जिसमें एक्सेप्टर एंड प्रपोजर आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम। दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम। आज अगर मैंने पोस्ट के थ्रू भेजा है तो वो उसको कल मिलेगा, कल उसको मिलेगा, हो सकता है परसों वो उसकी एक्सेप्टेंस वापस मुझे पोस्ट करे, जो मुझे उसके भी 2 दिन बाद मिलेगी। तो इट इज व्हाट? इट इज नॉट इंस्टेंट, इट इज द एक्सेप्टेंस इज गिवन आफ्टर सम डेज। तो वो होता है पोस्टल रूल। बट इंटरप्रेजेंटिस रूल या इंस्टेंट रूल क्या होता है? जैसे फोन पे होता है कि आप इंस्टेंटली एक्सेप्ट करते हो, वो होती है इंटरप्रेजेंटिस या इंस्टेंटेनियस। ठीक है। और पोस्टल वाला जब आप पोस्ट से करते हो। जब पोस्टल रूल लगता है, जैसे कि ये वाला एक्सेप्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, ये पोस्टल रूल का एग्जाम्पल है। तो पोस्टल रूल के अंदर एक्सेप्टेंस कंप्लीट कहाँ मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस कंप्लीट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट वहां माना जाएगा, उस प्लेस पे माना जाएगा। जैसे कि ए रहता है जयपुर में, बी रहता है दिल्ली में। तो पोस्टल रूल के अंदर अब एक्सेप्टेंस कंप्लीट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहां माना गया है? उस जगह पे जहां पे द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब दिल्ली। वेयरएज अगर यही ए ने फोन पे बी को ऑफर दिया है और उसी कॉल के दौरान बी ने ए को अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट और ए रहता है जयपुर में, बी रहता है दिल्ली में। तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहां माना जाएगा? एट दैट प्लेस। इंस्टेंट रूल का बात कर रही हूं मैं। एट दैट प्लेस माना जाएगा कंप्लीट वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, मतलब हियर जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ऊपर वाले में
दिल्ली वॉज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब दिल्ली। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स है और इस तरीके से होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट रीड वंस कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। हम देख रहे हैं सबसे पहले सेक्शन 3 जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, revoking, जहां पे भी उसका इंटेंशन दिखता है to communicate such acceptance, all right, which has the effect of communicating it। तो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, ये कैसे पता लगेगा? आपके इंटेंशन से पता लगेगा, आपके इंटेंशन से पता लगेगा। ऑल राइट, इसके बाद हम सेक्शन 4 पे आएंगे। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बात करता है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। कब होता है कंप्लीट? एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अब एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट था? मैंने आपको बताया था व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ऑल राइट, एंड सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तब माना जाता है कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ओके, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जैसे ही प्रपोजर की नॉलेज में आता है उसी टाइम माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट। मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझा दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। कम्युनिकेशन बाय द ऑफरी टू द ऑफरर ओनली। अब यहां पे अगर ए ने बी को एक ऑफर किया है दैट आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट ₹1 लाख, बी कहता है अपने मन में कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार, 1 लाख रुपए तो यार सस्ता ही है तो मैं ले लेता हूं। अब बी की क्या ड्यूटी बनती है कि बी अपनी एक्सेप्टेंस को ए को कम्युनिकेट करे, बट ये इसकी जगह बी क्या करता है? बी सी को कम्युनिकेट करता है अपनी एक्सेप्टेंस। तो क्या एक वैलिड एक्सेप्टेंस है ये? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस देने का मतलब किसे है? उसी को तो है जिसने आपको ऑफर किया है। किसी और के ऑफर के लिए कम्युनिकेशन किसी और को करना, वेदर इट इज रैशनल, वेदर इट इज रीजनेबल, नो, इट विल नॉट गिव इफेक्ट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आपको एक ऑफर की जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक ऑफरर को ही देनी है। ऑफरी जो होता है वो ऑफरर को एक्सेप्टेंस देता है, किसी और को नहीं दे सकता है, किसी और को नहीं दे सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथोराइज्ड एजेंट, पाउल वर्सेस ली। अब ये बात तो आपने देख ली कि एक्सेप्टेंस हमेशा प्रपोजर को देनी होती है, किसी और को नहीं दे सकते हो आप। एक्सेप्टेंस आप उसी पर्सन को दोगे जिसने आपको ऑफर किया है, आप किसी और को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो। ठीक वैसे ही सेम वे एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? एक्सेप्टेंस वो ही देगा जिसे प्रपोजल किया गया है, मतलब एक्सेप्टर। या तो एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस खुद देगा या फिर अपने लिए कोई एजेंट अपॉइंट करेगा एक्सप्रेसली एक्सेप्टेंस देने के लिए। कोई एजेंट अपॉइंट करेगा जो कि उसकी तरफ से उसके बिहाफ पे प्रपोजर को उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा। ओके, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन एक्सेप्टर की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है, ये रूल है। अब यही हुआ था पावेल वर्सेस ली के अंदर। क्या है पावेल वर्सेस ली? इसमें
एक पर्सन था जिसका नाम था पावेल, ठीक है, या फिर आप नेम से कंफ्यूज हो जाएंगे हम। लेट्स टेक, एक पर्सन है ए, इसी केस के फैक्ट्स बता रही हूं मैं आपको। ये ए ने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पढ़ा जॉब के लिए। किसी XYZ कंपनी ने जॉब वैकेंसी के लिए न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया था, ठीक है। इसी जॉब के लिए ए ने अप्लाई किया, ए इंटरव्यू के लिए भी गया। इस कंपनी के अंदर ए को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया, ए इंटरव्यू के लिए भी गया। उसके बाद सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेके कंपनी ने कैंडिडेट्स को बोला था कि जो भी होगा, जो भी सिलेक्ट होगा, उसे मेल करके ऑफिशियली बता दिया जाएगा। अब कंपनी इंटरव्यूज खत्म होने के बाद कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए बैठी और जो भी इंटरव्यू करा है जिन जिन का, उनकी परफॉर्मेंस को स्क्रूटनाइज कर रही थी कि अच्छा ये कैंडिडेट अच्छा था, ये नहीं अच्छा था। बाय चांस उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग वाली जो कमिटी थी, उसमें कोई पर्सन था बी, हु वॉज एज फ्रेंड, हु वॉज एज फ्रेंड। अब उस बी को पता चल गया कि ये तो मेरा फ्रेंड है जो आया था इंटरव्यू देने के लिए, और बाय चांस उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होता है कि हम ए को ही सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ही वॉज द मोस्ट एलिजिबल ऑफ ऑल द इंटरव्यू कैंडिडेट्स। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ए को मेल करके ऑफिशियली ये चीज कम्युनिकेट करेंगे कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। यहां पे बात खत्म हो गई। अगले दिन मॉर्निंग वॉक पे बी जो है वो ए से मिला और बी ने ए को बोला कि यार तू उस दिन मेरी कंपनी में आया था ना इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं तो बोर्ड का पार्ट हूँ, हमारी मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि तुझे ही सिलेक्ट किया है और तुझे जॉब मिल चुकी है। ए बहुत खुश हो गया उस चीज़ को सुन के। ए तो ही स्टार्टेड डांसिंग कि ही गॉट हिज ड्रीम जॉब एंड ऑल। बट सब्सिक्वेंटली कंपनी ने फिर से बैठ के ये डिसाइड किया कि ए को नहीं, कोई पर्सन है सी, हम उसे सिलेक्ट करेंगे, और कंपनी ने इस सी को ऑफिशियल मेल भी भेज दिया जिसमें उसे ये लिख दिया गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू शुड कम फॉर द ज्वाइनिंग। ये बात जब ए को पता लगी तो ए ने इस कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया कि हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मैंने एप्लीकेशन देके आपको प्रपोजल किया, आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया बाय सिलेक्टिंग मी इन द इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू आपने मुझे सिलेक्ट किया है, अब आप किसी और को जॉब नहीं दे सकते हो, यू आर बाउंड टू गिव द जॉब टू मी। यहां पे क्या XYZ कंपनी बाउंड है? नो, बिकॉज देयर वॉज नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंपनी टू ए। ये जो एक्सेप्टेंस दी गई है ये बी ने दी है ए को, और वो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, एज अ फ्रेंड बताया है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था? कंपनी ने क्या बोला था? हम आपको मेल करके बताएंगे। कंपनी मेल करके ही बता सकती थी, या फिर अगर कंपनी बी को स्पेशली अपना एजेंट अपॉइंट करके स्पेशली ऑथोराइज करती कि हमारी तरफ से आप जाके ए को बता दो, तब वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होती। बट यहाँ पे ना ही कंपनी ने बी को बोला था और ना ही ये कोई ऑफिशियल कैपेसिटी थी, एज अ फ्रेंड पर्सनल कैपेसिटी में उसने उसको बताया है, एंड इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, हेंस देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड XYZ कंपनी। ऑल राइट, तो ये था पावेल वर्सेस ली। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव द एक्सेप्टेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्चुअल एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? एक्सेप्टर दे सकता है या उसका ऑथोराइज्ड एजेंट दे सकता है। दैट्स इट। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन इज नो एक्सेप्टेंस।
हाउसहोल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट, डनलप वर्सेस हिगिंस एंड एडम्स वर्सेस लिंडसेल। इन सारे केसेस में यही बात की गई है, किसी भी रॉन्ग पर्सन को दी हुई एक्सेप्टेंस कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। वही सेम चीज आपको एक्सेप्टेंस हमेशा प्रपोजर या ऑफरर को ही देनी है और किसी को आप नहीं दे सकते हो। ऑल राइट, ओके। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने ये पढ़ लिए हैं, मैं आपको सिर्फ ये रीड करके बताऊंगी क्योंकि समझा मैं ऑलरेडी आपको चुकी हूं अभी। एक होता है इंस्टेंटेनियस रूल, जब एक्सेप्टेंस इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर द प्रपोजल दैट इज ऑन टेलीफोन। समझा दिया मैंने आपको कैसे। और एक होता है पोस्टल रूल। पोस्टल रूल क्या होता है? व्हेन द एक्सेप्टेंस इज सेंट बाय पोस्ट दैट इज नॉट इंस्टेंटली डिलीवर्ड। इंस्टेंटली नहीं दी जाती है, आफ्टर सम टाइम दी जाती है। ऑल राइट, इन द केस ऑफ इंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट, इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? इट वॉज हेल्ड दैट द टेलेक्स मेथड इज एन इंस्टेंटेनियस मेथड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। इंस्टेंट मेथड है जहां पे जब एक्सेप्टेंस रिसीव होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। बताया था मैंने आपको, जहां फोन की एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है वहां पे माना जाएगा। वेयर एज पोस्टल वाले में जहां पे एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला गया है वहां पे कंप्लीट माना जाएगा, उस प्लेस पे। दिल्ली जयपुर बताया था आपको, वही है ये। इन भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल इट वॉज हेल्ड unlike instantaneous rule, in postal rule the contract is made when the acceptance is put into the course of transmission so as to be out of power and control of the acceptor। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी अभी समझा चुकी हूँ। ऑल राइट, अब हम आएंगे, जो ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मिरर रूल, बट हम सेक्शन 7 को एक बार रीड कर लेते हैं। मैंने आपको सेक्शन 7 क्या होता है बता दिया, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड क्या होता है बता दिया, मैनर के बारे में बता दिया कि जब प्रिस्क्राइब्ड होता है तब क्या होता है, जब प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता है तब क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 7 पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। The acceptance must be absolute and unqualified, exactly like a mirror. Mirror rule. Exactly. It should be expressed in some usual and reasonable manner. अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए, केस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, जो मैनर आपको यूजुअल लगता है, जो मैनर आपको रीजनेबल लगता है, आपको उसी मैनर के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। ऑल राइट, अनलेस द प्रपोजर प्रिस्क्राइब्स the manner in which it is to be accepted। unless आपके प्रपोजल के अंदर प्रपोजर ने कोई मैनर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया है, सिर्फ तब आपको उस मैनर में ही करना है, भले ही वो मैनर यूजुअल और रीजनेबल नहीं है। बट अगर कोई मैनर नहीं गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में करनी है। आपको लगता है पोस्ट से करना ठीक है तो आप पोस्ट करो, आपको लगता है पोस्ट की फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे भी हो जाएगा तो आप फ़ोन पे करोगे। ठीक है, if the proposal prescribes a manner in which the acceptance is to be given and the acceptance is not made in such manner, कुछ प्रिस्क्राइब्ड था बट आपने उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में की ही नहीं एक्सेप्टेंस, तो भी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। और उस टाइम पे जब आप प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, उस टाइम पे प्रपोजर की ये ड्यूटी बनती है कि ये बात आपको विद इन रीजनेबल टाइम आपको ये बात इंटीमेट करे कि
आपको इंसिस्ट करे, आपको कंपेल करे कि नहीं ये एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, आप प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही एक्सेप्टेंस करो, तो ही शुड इंसिस्ट दैट द प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बट अगर वो इंसिस्ट नहीं करता है, आपको कंपेल, स्पेशली वहां पे ये चीज आके नहीं टोकता है कि आपने तो गलत मैनर में करी है, मैंने आपको किसी और मैनर में बोला था, आपको उसी में करनी है, अगर वो ये चीज नहीं मेंशन करता है तो वो एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ये तो है इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में ये चीज नहीं होती है। इंग्लिश लॉ में अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया है प्रपोजर ने तो आपको उसी मैनर में करनी है। अगर आपने किसी भी दूसरे मैनर में अपनी एक्सेप्टेंस दी है तो वो वैलिड नहीं होगी, भले ही प्रपोजर इंसिस्ट करे नहीं करे, वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगी, वो एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाएगी। वो क्या माना जाएगा? वो काउंटर ऑफर माना जाएगा। ठीक है, यही चीज मैं देख लेती हूँ, आपको मैं केस लॉ के थ्रू बताती हूँ। ओके, सो इन धुलीपुड़ी नमैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वाज हेल्ड दैट द एक्सेप्टेंस does not convert a proposal into a promise if it is qualified by condition, मतलब it should be unqualified। ठीक है, in the case of Eliasson versus Henshaw, it was held that the offer is bound to be accepted in the manner prescribed. Under English law, acceptance by a manner other than which is prescribed would amount to counter offer and would result into a contract if the counter offer is accepted। फिर पुराना ऑफर आपका वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, दूसरे मैनर में की हुई एक्सेप्टेंस को काउंटर ऑफर माना जाएगा, और अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा फिर। ठीक है, वेयर एज इन इंडियन लॉ इन द केस ऑफ गदरमल वर्सेस टाटा इंडस्ट्रीज बैंक इट वाज हेल्ड दैट द एक्सेप्टर डज नॉट एक्सेप्ट the acceptance in the manner prescribed by the offerer. The acceptance is still valid unless the offerer intimates the acceptor that he does not accept। और अगर वो ये बात इंटीमेट नहीं करता है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। ये है सेक्शन नंबर 7 और ये थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सो ये था हमारा एक्सेप्टेंस का टॉपिक। हमने आज के लेक्चर में एक्सेप्टेंस का टॉपिक देखा, जिसमें हमने सबसे पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है एक्सेप्टेंस का, जिसमें हमने दोनों रूल्स देखे, इंस्टेंट रूल एंड पोस्टल रूल। सेक्शन 4 के रूल्स देखे, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद हमने देखा कम्युनिकेशन बाय हुम, कौन करेगा कम्युनिकेट, पावेल वर्सेस ली वाला केस। एसेंशियल एलिमेंट्स, सारे जो मैंने चारों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, हमने मिरर रूल देखा, जिसमें हमने सेक्शन 7 देखा है। तो ये है एग्जैक्टली पूरा एक्सेप्टेंस का टॉपिक, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है आज के क्लास का। क्या क्या पढ़ना है रिवीजन में? सेक्शन 2 क्लॉज बी रीड करना है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 8। ये सेक्शंस हैं जो आपको रीड करने हैं, शॉर्ट नोट्स फॉर्म करने हैं अलोंग विद द केस लॉज, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपको लिख के याद भी होगा। इसी के साथ साथ MCQs सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम नए लेक्चर में एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस का टॉपिक हमने आज पूरा कंप्लीट किया है। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।